नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ साथी जो इस वीडियो सीरीज में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम भारत के इतिहास का काफ़ी बारीकी से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने भारतीय इतिहास के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट को काफ़ी बारीकी से कवर किया है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को देखा। उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने दिल्ली सल्तनत में सारे वंश जैसे गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी के बाद में जो है तुगलक, तुगलक के बाद में सैयद, सैयद वंश के बाद में लोधी वंश, सारे एक एक बारीकी देख रखी है। हमारी चर्चा चल रही थी वह थी मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगलिया साम्राज्य से। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में जाना था किस प्रकार से हिंदुस्तान में मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आया और उसके बाद में उसका बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने भारत पर शासन किया। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वह होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से संबंधित। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि हमने हुमायूं के बारे में कुछ बातें जो लास्ट वीडियो में अधूरी रह गई थी वो पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम जलालुद्दीन अकबर की चर्चा करेंगे। देखिए, हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1530 से 1540 के बीच में इसका पहला शासनकाल रहा, प्रथम शासनकाल। उसके बाद में हुमायूं ने 1555 से 56 के मध्य वापस शासन किया, यानी 1540 से 1555 के मध्य वो भारत में शूर वंश का शासन रहा, जिसमें शेर शाह सूर, उसके पुत्र इस्लाम शाह सूर, आदिल शाह सूर, सिकंदर शाह सूर जैसे शासक रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, उसमें हारने के बाद में हिंदुस्तान से हुमायूं को खदेड़ दिया था शेर शाह सूर ने। शेर शाह का शासनकाल रहा 1540 से 45 के मध्य, मात्र 5 साल। उसके बाद में शेर शाह के वंशज यानी उसके पुत्र, जिसमें सिकंदर शाह शूर, आदिल शाह सूर, इस्लाम शाह सूर और ताज खान, इन चारों ने मिलकर साम्राज्य आपस में बांट लिया था और ये चारों अलग अलग भूखंडों पर यानी अलग अलग इलाकों पर शासन कर रहे थे। इन चारों का शासनकाल मोटे तौर पर लगभग 1545 से 55 के मध्य रहा। सिकंदर शाह सूर पंजाब और लाहौर क्षेत्र में था। आदिल शाह सूर दिल्ली के आसपास था। इस्लाम शाह सूर जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से तक था और ताज खां कालिंजर में था। और मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं वापस आया था हिंदुस्तान, हुमायूं जब हिंदुस्तान वापस लौटा था फारस से, आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फारस से हुमायूं वापस हिंदुस्तान लौटा। फारस के शाह, जिसे हम ईरान कहते हैं वर्तमान, इंग्लिश में बोले तो पर्शिया, पर्शिया के शाह ताहमस्प ने अपना वकील सल्तनत बेरम खान हुमायूं को दिया था। और इसी बेरम खान ने सबसे पहले सर ए हिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को परास्त किया, जो किस क्षेत्र का सुल्तान था, पंजाब क्षेत्र का। सिकंदर शाह सूर को परास्त किया। उसके बाद में इसी बेरम खान ने हुमायूं के लिए मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा और उसमें आदिल शाह सूर को परास्त किया। और आदिल शाह कहां था?
दिल्ली के आसपास। ठीक है, यानी हुमायूं का फिर से कब्जा हो चुका था कहां पर, पंजाब क्षेत्र में और दिल्ली क्षेत्र में। यानी मुगलिया सल्तनत जो है पंजाब और दिल्ली में वापस फैल गई थी। ठीक है, और इसी दिल्ली में हुमायूं ने दीन ए पनाह नगर जो उसकी राजधानी थी वह बनाई थी। और इसी दीन ए पनाह नगर के अंदर एक पुस्तकालय भी है, शेर ए मंडल। इसी शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों पर एक दिन ज्योतिष और भूगोल का शौकीन हुमायूं पुस्तक पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। तो हुमायूं के बारे में एक तो ये चीज पूछी जा सकती है कि दीन ए पनाह नगर की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे हुमायूं ने। कुछ और भी बातें जो हुमायूं के सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई है। हुमायूं की एक बहन थी जिनके बारे में मैंने जिक्र पहले भी किया था जब हुमायूं हिंदुस्तान से भागा था, जिसका नाम था गुलबदन बानो। गुलबदन बानो की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, और इस पुस्तक का मैंने जिक्र भी किया था आपसे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी साहित्य से संबंधित बात। देखिए, हुमायूं ने दिल्ली में सबसे पहले मीना बाजार लगवाया था। दिल्ली में सबसे पहले हुमायूं ने मीना बाजार लगवाया था। ठीक है, और इसी मीना बाजार के अंदर जो है, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि इसी मीना बाजार के अंदर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, जलालुद्दीन कहलाते थे पहले, और वह लड़की के वेश में जाया करते थे औरतों को ताड़ने के लिए। और इसी मीना बाजार के अंदर जो उसे लड़की भा जाती थी तो उसे वह हरम में बुलाता था, और इसी तरह से एक हरम में उसने मेवाड़ की एक लड़की जो शादीशुदा थी उसको अपने हरम में बुलाया था। ये कहानी आपने सुनी होगी, थोड़ी मैं सुनाई देता हूं, आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं सुनी हो। ठीक है, एक समय क्या हुआ कि हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन, यानी जिसे आप अकबर कहते हैं, इसको बड़ा शौक था मीना बाजार में जाने का। और मीना बाजार के अंतर्गत जो है वह जेंट्स अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से जलालुद्दीन लड़की बनके जाया करता था मीना बाजार में। और इसी मीना बाजार के अंदर सलीम ने भी अनारकली को भी देखा था। ठीक है, नूरे जहां को भी देखा था। तो इस मीना बाजार के अंदर जो लड़की जलालुद्दीन को भा जाती थी, अच्छी लगती थी, उसको वो अपने हरम में बुलाता था। ठीक है, तो एक समय जलालुद्दीन वहां गया और उसे एक लड़की भा गई, और जलालुद्दीन को पता चला कि इस लड़की का जो पति है वो तो मुगल सल्तनत का गुलाम है। ठीक है, तो उसको, उसके पति को तो उसने किसी और सैनिक अभियान में भेज दिया, और बाद में उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने हरम में बुलाया। ठीक है, जब वो लड़की बेचारी डरती हुई आई, उसकी आबरू इज्जत को खतरा था कि ये जलालुद्दीन नाम का हैवान मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है, और मेरे पतिदेव तो इसी के हुक्म बजाने के लिए किसी सैनिक अभियान के लिए गए हुए हैं, क्या करे ऐसे वक्त में। तो जलालुद्दीन के सामने वो असहाय लड़की, औरत खड़ी थी। फिर उसके अंदर हिम्मत आई। ये कहानी मैं आज इसलिए भी सुना रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में इसी तरह से जान इज्जत का बहुत खतरा रहता है औरतों को। अभी हाल ही में बहुत सारे कांड भी हो रहे हैं, तो इस कहानी से बहुत सीख सकते हैं आप। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो उस औरत ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि कोई नहीं था, आसपास सैनिक सारे खड़े थे, मतलब बाहर सैनिक खड़े थे, वो लड़की कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो जिस कालीन पर, जिस चटाई पर खड़ा था जलालुद्दीन, उस चटाई को तुरंत उसने खींचा, उस लड़की ने, औरत ने, और खींच के गिरा दिया जलालुद्दीन को। फिर उछल कर उसके ऊपर बैठ गई
और अपने यहां से खंजर निकालकर उस जलालुद्दीन के गर्दन पर लगाया और कहा कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तू शायद भूल चुका है कि मैं कौन हूं। मैं उस महाराणा सांगा और उस महाराणा प्रताप के खानदान से हूं, ठीक है, जिससे तेरी पुश्तें डरती हैं। मैं महाराणा प्रताप, नाम आपने भी सुना होगा, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री हूं। मेरा नाम किरण कंवर है। ये किरण कंवर जो है मेवाड़ महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी की पुत्री थी, ठीक है, जिनका विवाह जो है वह बीकानेर खानदान में राव कल्याणमल के छोटे पुत्र राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ को जलालुद्दीन ने यानी अकबर ने किसी सैनिक अभियान के लिए भेज दिया था ताकि वो किरण कंवर पर गंदी नजर रख सके, ठीक है। तो ये घटनाक्रम मीना बाजार दिल्ली से संबंधित है और ऐसी वीरांगना को सैल्यूट है और आज के जमाने के अंदर तो बहुत ही सैल्यूट है। तो एक तो दिल्ली में मीना बाजार, दूसरा हुमायूं ने तुलादान की प्रथा शुरू करवाई थी। तुलादान समझते हो, एक तरफ एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में बादशाह बैठते हैं, दूसरी तरफ में धन, कपड़े लत्थे वगैरह रखे जाते हैं जो गरीबों में खैरात के रूप में बांटा जाता है अपने भार के बराबर, ठीक है। झरोका दर्शन, बादशाह झरोके में आकर रियाया को, जनता को दर्शन देते हैं। झरोका दर्शन की परंपरा भी हुमायूं ने शुरू करवाई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है, जो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है, जो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। इस मकबरे की खासियत यह है कि इसमें शाही परिवार के यानी मुगल परिवार के कुल 7 व्यक्ति दफन है। इस मकबरे को गोल गुंबद वाला पहला मकबरा कहा जाता है। गोल गुंबद इस तरह से, तो इस वजह से इसको ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा भी कहा जाता है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे सवालों से आपको सावधान रहना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये कवर किया चीज। चलिए हुमायूं को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारी आज की क्लास का टाइटल भी है। हालांकि वो एक वीडियो में तो पूरा कवर नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह, और वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उपाधि के साथ देखें तो इन्हें अकबर ए आजम भी कहा जाता है। वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर उपाधि थी। इन्हें अजीम और शान भी कहा जाता है।
शासनकाल है इनका 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में। करीब 49 वर्ष और 2 माह तक इन्होंने शासन किया था। भारतीय इतिहास ही नहीं, पूरे विश्व इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल जलालुद्दीन अकबर का नहीं है, औरंगजेब का है। और औरंगजेब के बाद दूसरा सबसे लंबा शासनकाल वह जलालुद्दीन का है। दूसरा सबसे लंबा शासनकाल पूरे विश्व में। ठीक है, तो अकबर आजम को के शासनकाल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। पहला शासनकाल है जिसे हम संरक्षण काल कहते हैं। दूसरा शासन है जिसे हम पेटीकोट शासन कहते हैं। और तीसरा शासन है जो है स्वतंत्र शासन काल है। इस शासन के अंदर जलालुद्दीन है वह बैरम खान के संरक्षण में रहा। इस शासन के अंदर वह अपनी सौतेली अम्मियां और उनके बदमाश बच्चे उनके प्रभाव में रहा। जैसे आपने सुना होगा माहम अनगा, जीजी अनगा, अतका खेल, उसके बदमाश छोरे अधम खान और आसफ खान। और इस स्वतंत्र शासन काल में स्वयं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शासन किया। यह समय है जलालुद्दीन का, वह है 1556 से 1560 के बीच में। यह शासन है जलालुद्दीन का, वह 1560 से 62 के बीच में। और यह शासन है 1562 से 1605 के बीच में। यानी इस समय जितने भी निर्णय युद्ध हुए वो सारे के सारे डिसीजन बैरम खान के होते थे। जलालुद्दीन तो नाम मात्र का बादशाह था, एक बच्चा था 12 साल का। ठीक है, इस समय जो भी निर्णय हुए वो सारे के सारे फैसले ये लेते थे। माहम अनगा, जीजी अनगा, अतका खेल, अधम खान, आसफ खान, ये सारे निर्णय उनके होते थे। और इस समय जो डिसीजन होते थे वे सारे के सारे जलालुद्दीन अकबर के होते थे 1562 से 1605। आप जलालुद्दीन को कितना ही भला बुरा समझें, कुछ आदतें हर इंसान में खराब होती हैं, लेकिन कुछ बुराइयों की वजह से 1000 अच्छाइयों को दबाया नहीं जा सकता। जलालुद्दीन में 1000 अच्छाइयां थी, कुछ एक बुराई थी, प्रारंभ में सबके होती है। इतिहास में किसी भी व्यक्ति को उठा लो, प्रारंभ में सब बुरे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में जितने भी कलंक लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं जलालुद्दीन अकबर का कोई रोल नहीं है। वो सारे डिसीजन अलग लोगों के हैं, दूसरे लोगों के। जलालुद्दीन तो नाम मात्र का बादशाह, एक बच्चा हुआ करता था, दूसरों के इशारे पर चलता था। ठीक है, एक बार चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं जलालुद्दीन का परिचय भी यहां लिख लूं। उपाधि पहली है अकबर, दूसरी है अकबर ए आजम, तीसरी है
अजीमो शान। ये उपाधि तो वैसे ऊपर मैंने लिख भी रखी है इनके नाम के आगे ही। जन्म हुआ था इनका 1542 15 अक्टूबर को अमरकोट जो कि पाकिस्तान में है, राणा वीर साल सोढ़ा के घर में। ठीक है, अम्मी थी हमीदा बानो और अब्बू थे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अगर बेगमों की बात करें, बेगम और रुकैया बानो, सलीमा बानो, हरकाबाई, ये इनकी मुख्य बेगमें थी। ये दोनों मुस्लिम बेगमें और ये हिंदू बेगम। ठीक है, जिन्हें मरियम उज्जमानी नाम से भी जाना जाता है। हम बाद में पूरी डिटेल देखेंगे। मरियम उज्जमानी। ठीक है, अगर शहजादों की बात करें तो शहजादा नूरुद्दीन, सलीम, दानियाल, मुराद, ये शहजादे थे बादशाह जलालुद्दीन के। ठीक है, तो बादशाह जलालुद्दीन की जो राजनीतिक जीवन के पहलू है और इनके युद्धों से संबंधित जो बातें हैं वह भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी समस्याएं मुझे आ रही हैं आवाज वॉइस को लेकर, और पूरा वीडियो सीरीज में मुझे ऐसी दिक्कत आ रही थी, तो मैं थोड़ा वो चेक करने के लिहाज से भी चला रहा हूँ। थोड़े एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो के अंदर क्लियरिटी नहीं थी, तो मैं थोड़ा अभी क्लियरिटी लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दूसरी समस्याएं ना हो। ठीक है, हालांकि कंटेंट अच्छे होने चाहिए। ये क्लियरिटी ये वगैरह सारा कुछ दिखावा है, और इस दिखावे में बहुत सारे पढ़ के लोग भ्रमित हो जाते हैं। दिखता है वही बिकता है, ये तो दस्तूर है, इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ा अपन भी दिखावा करें। लेकिन प्योरली जो पढ़ाई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और शायद आपको पता तो अब तक चल चुका होगा अगर मेरे साथ हो तो लंबे टाइम तक, कि इससे बढ़िया सीरीज भारत के इतिहास की पूरी यूट्यूब पर आपने नहीं देखी होगी। चलिए, कोई बात नहीं। नाउ थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, टेक केयर।